3, 2, 1. Stay steady and look ahead. 7 सितंबर 2019 वो तारीख जब भारत चांद पर इतिहास रचने के बेहद करीब जा पहुंचा था। मगर धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर उस शाम चांद पर एक अनहोनी घटना ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों पर पानी फेर कर रख दिया था। सालों की मेहनत और करोड़ों रुपयों की लागत वाला ये मिशन अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर इस हादसे के भेंट चढ़ गया और बदकिस्मती से हमें इस नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। मगर हिंद में लोगों का जज्बा पहाड़ से भी ऊंचा और अटल है। महज 4 सालों के वक्त में ही भारत फिर एक बार चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये है इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, जो पृथ्वी से अपनी मंजिल चांद की ओर गया है। आइए सबसे पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में जानते हैं आखिर कैसे स्पेसक्राफ्ट लूनार एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में नई कीर्तिमान गढ़ेगा। कैसे इसरो का ये नेक्स्ट जनरेशन मिशन अपने प्रेडिसेसर चंद्रयान 2 से अलग और ज़्यादा कारगर होगा। और इसके अलावा भी ढेर सारी बातें होंगी आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 इसरो के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 का ही एक फॉलो ऑन मिशन, जिसके तहत इसरो एक लैंडर और एक रोवर चांद के साउथ पोल पर उतारना चाहता है। ये काम बेहद पेचीदा और जटिल है, क्योंकि पास्ट में ऐसा करने की कोशिश में कई सारे स्पेसक्राफ्ट नाकाम हो चुके हैं। फिर चाहे वो इजराइल का बैरासीट लैंडर हो या फिर एक प्राइवेट जापानीज एरोस्पेस कंपनी आई स्पेस का हकूटो आर लैंडर हो, ये दोनों ही मून मिशन एक वक्त पर कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के कारण फेल हुए। पर वहीं जहां फेलियर्स की मिसालें हैं, वहीं कामयाबी की नज़ीरें भी मौजूद हैं। हाल ही में चांद पर उतरा चाइनीज़ लैंडर चैंग ई 4 एक क्रांतिकारी मिशन साबित हुआ, जिसने चांद की फार साइड पर उतरकर न केवल इतिहास रचा, बल्कि बहुत सारे यूनिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करके अपनी एक हिस्टोरिकल प्रेजेंस भी नोटिस कराई। बात करें अगर पिछले मिशन चंद्रयान 2 के फेलियर पर, तो 7 सितंबर 2019 का ये दिन तो आपको याद ही होगा। पूरा देश अपने अपने घरों में पड़े टीवी सेट्स पे चंद्रयान 2 का ये नज़ारा देख रहा था। वहाँ श्रीहरिकोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के ऑफिस में एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी बन रहे थे। मगर लैंडिंग के चंद लम्हों में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल तोड़ कर रख दिया। इस घटना ने हमें ये और नज़ारा देखने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 के लैंडर फेलियर की। दरअसल उस शाम सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक शेड्यूल लैंडिंग टाइम से कुछ मिनटों पहले विक्रम लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर में मौजूद एक सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया। ये सॉफ्टवेयर विक्रम लैंडर के एक सेफ और स्मूथ लैंडिंग के लिए बेहद ज़रूरी था। ऐसे में इसका फेल हो जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना था। यहाँ ग्राउंड कंट्रोल को इस बात की खबर कुछ देर से चली। इस सॉफ्टवेयर के माल फंक्शन करते ही इस लैंडर का कनेक्शन ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर से टूट गया। नतीजतन चांद से महज 2 किलोमीटर ऊपर हमने विक्रम लैंडर से संपर्क खो दिया और तेजी से डिसेंट परफॉर्म कर रहा विक्रम लैंडर बेकाबू होकर नीचे चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुई प्रॉब्लम के चलते लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये जज नहीं कर पाए कि लैंडिंग थ्रस्टर्स को कब कितना ज़्यादा फायर करना है, और इसी मिसकैलकुलेशन और इरेगुलेशन के चलते ये लैंडर किसी पत्थर की तरह चांद की सतह से जा टकराया। ऑब्वियसली चांद की सतह से इतना जोरदार टक्कर के बाद इसे भारी फिजिकल डैमेज हुआ होगा। इस कारण इसरो के तमाम कोशिशों के बाद भी इससे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका। वैसे इससे कांटेक्ट बनाए रखवाना भी कोई आसान काम नहीं था। अब क्योंकि इसरो इसको चांद के फार साइड पर उतारना चाहता था। फार साइड मतलब चांद के वो हिस्सा जो हमेशा अंधेरे में घिरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद एक टाइटली लॉक्ड सैटेलाइट है,
जिस कारण इसकी रोटेशनल वेलोसिटी उसके रेट ऑफ रिवॉल्यूशन से सिंक्रोनाइज्ड है, जिसके चलते उसका एक पर्टिकुलर फेस ही हमेशा पृथ्वी की ओर मुड़ा रहता है। ऐसे में चांद की उस ओर से रेडियो कम्युनिकेशन बहाल रखना काफ़ी झंझट का काम है। हम सीधे ही प्रोब एंटीना की वजह से अर्थ पर बने ग्राउंड सैटेलाइट पर सिग्नल नहीं भेज सकते, बल्कि हमें इसके लिए एक रिले टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत लैंडर सबसे पहले ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है और फिर वो सिग्नल्स एम्प्लीफाई होकर अर्थ पर बेहद बड़े बड़े ग्राउंड एंटीनास तक जाते हैं। हालांकि ये सिस्टम काफ़ी रैपिड होता है, मगर कम्युनिकेशन चैनल्स में एक मेडिएशन पॉइंट्स के चलते फेलियर और लेटेंसी के चांसेस बने रहते हैं। चंद्रयान 2 में एक प्रॉब्लम सिर्फ इसका कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था, बल्कि इसका डिज़ाइन भी था। 7 सितंबर 2019 को हुए फेलियर के बाद इसरो ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया, जिसका काम था इस मिशन के फेलियर के असल वजहों का पता लगाना, साथ ही उन गलतियों से सीखकर अगले मिशन में राइट चेंजेस को अप्लाई करना। इस टीम ने अपनी जांच में यह पाया कि लैंडर के डिज़ाइन में और इंजन असेंबली में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी चांद की सतह पर ये लैंडर सही सलामत लैंड कर सके। चंद्रयान 3 में इन सभी चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके चलते इसका लैंडिंग सीक्वेंस पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा रिलायबल बना है। अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ये एक कमाल की नीति है, जिसका असर इसरो के अमल में साफ झलकता है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और एक नज़र डालते हैं चंद्रयान 3 के उद्देश्यों की ओर। इसरो की ओर से चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद पर एक सफल और सुरक्षित लैंडिंग बताया गया है। इसके तहत इसरो अपनी हाईएस्ट टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए चांद के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अलावा इस मिशन के अंतर्गत बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को भी कैरी आउट किया जाएगा, जिससे लूनार एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लेनेटरी साइंस को एक शानदार बूस्ट मिलेगा। अपनी प्रेडिसेसर मिशन की ही तरह चंद्रयान 3 का भी एक अहम मकसद चांद की जियोकेमिस्ट्री को भी समझना है। इस कड़ी में चंद्रयान 3 के साथ जा रहा है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जो वहां पर ढेरों साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसमें फोटोमेट्रिक और ऑनबोर्ड सेंसर के इस्तेमाल से लूनार सॉइल का परीक्षण भी शामिल होगा। आज से करीब एक दशक पहले जब भारत ने अपने पहले लूनार मिशन चंद्रयान की सहायता से चांद की सतह पर तरल पानी की मौजूदगी का कंफर्मेशन किया था, तो सब हैरान रह गए थे। इस बार इसरो का प्लान कुछ बड़ा करने का है। चंद्रयान 3 अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक मून के हाइड्रोमेट्रिक को डिकोड करना भी लेकर चल रहा है। ऐसे में ऑर्बिटर से मिले अब तक के डाटा को फर्दर बेस बनाकर ग्राउंड पर मौजूद लैंडर और रोवर को लूनार सॉइल और रॉक्स को एग्जामिन करेंगे, जिससे हम उनमें मौजूद वाटर और सिमिलर कंपोनेंट्स को बारीकी से देख पाएंगे। ये चांद की जियोग्राफिकल कंपोजिशन और केमिस्ट्री को समझने की ओर एक बड़ा और निर्णायक कदम होगा, जो आने वाले वक्त में लूनार कोलोनाइजेशन जैसे बड़े गोल्स को सर्व करने में कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। इन भारी भरकम जिम्मेदारियों और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर लिए चंद्रयान 3 धरती से रवाना हो चुका है। इससे पहले कि हम इसकी काबिलियतों का मूल्यांकन करें, ये बेहद ज़रूरी होगा कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन पर भी एक नज़र डालें। आफ्टर ऑल, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी या नाकामयाबी के पीछे यही फैक्टर्स तो जिम्मेदार होते हैं। इसरो का चंद्रयान 3 मेजरली 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है। इसमें एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफ़ा इस प्रोपल्सन मॉड्यूल की जगह एक ऑर्बिटर था, जो फ़िलहाल चांद की ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर,
इस प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम चंद्रयान 3 के कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च के बाद चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट इससे डिटैच होकर चांद की सतह की ओर डिसेंट परफॉर्म करेगी। वहीं प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच एक कम्युनिकेशन के लिए बतौर रिले भी काम आएगा। अगर आप इसके डिज़ाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक बॉक्सी शेप का कंपोनेंट है, जिसके एक साइड पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को पावर करने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप पर सिलेंड्रिकल सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में लैंडर यूनिट के लिए एक डॉकिंग पोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप इसके साइड्स में ये थ्रस्टर्स देख सकते हैं, जो समय समय पर इसकी दिशा और गति को नियंत्रण में रखेंगे। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल का मेन काम चंद्रयान 3 के इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को लॉन्च के बाद धरती के ऑर्बिट से लेकर मून के ऑर्बिट तक लेकर जाना है। फिर ये अपने सेकेंडरी रोल में भी सर्व करेगा, जिसमें ये बतौर रिले कम्युनिकेशन डिवाइस ऑर्बिट में रहकर लैंडर और अर्थ पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन के बीच संपर्क स्थापित रखेगा। इस बीच एक एक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखने के लिए IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है इस मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट्स विक्रम लैंडर की। ये लैंडर एक बॉक्स की शेप में है। मून की सरफेस पर एक स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए इसके बॉटम पर 4 लेग्स भी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये लैश है मल्टीपल लैंडिंग थ्रस्टर से, जो कि डिसेंट के दौरान इसे एक एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट देगा, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें वो तमाम साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, जो लूनार साइंस को परफॉर्म करने में कारगर साबित होंगे। अप्रॉक्स 7.5 टन्स वजनी इस लैंडर में सेफ लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए 1 डज़न से ज़्यादा कंपोनेंट मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक्सेलेरोमीटर, एल्टीमीटर्स, डॉपलर्स वेलोसीमीटर, सरफेस प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टचडाउन सेंसर और 4 से भी ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ में व्यू ऑफर करने के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरास, जिनकी मदद से इस लैंडर की सेफ और साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जा सकेगी। इसके बाद बाकी ये प्रज्ञान रोवर के लिए एक करियर व्हीकल के तौर पर भी काम करेगा, क्योंकि ऑल द वे अर्थ से मून की सरफेस तक यही तो इस रोवर को अपने भीतर ले जाएगा। 26 किलो इस रोवर में कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और पावर के लिए एक सोलर पैनल मौजूद हैं। क्योंकि ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर है, इसलिए फ़िलहाल इसे डिमॉन्स्ट्रेशन फेज़ में रखा गया है। इसके तहत हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ और डिज़ाइन का रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट और एग्जामिनेशन कर पाएंगे। दैट्स प्रीटी मच ऑल अबाउट फॉर दिस मिशन। अगर इस मिशन की लॉन्च डेट की बात करें तो फिलहाल इसरो द्वारा इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपने एक ऑफिशियल प्रेस नोट में यह बताया कि वो इसे लॉन्च करने के लिए एक LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये वही सेम रॉकेट है जिसे 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तब इसे GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू इसरो इसे SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और फाइनली 4 सालों बाद ही सही हम चांद के सीने में तिरंगा लहरा के रहेंगे। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।